Hello everyone, welcome back to your favorite channel with the next part number 6 of alcohol, phenol and ether series. ठीक है, अल्कोहल में आई गेस हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल को पूरा बनाने के सारे तरीके, अल्केन, अल्कीन, अल्काइल हैलाइड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन सभी से हमने अल्कोहल बना लिया था। और फिर हम लोगों ने और चीज़ क्या देखी थी बेटा कि हम लोगों ने अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस भी देख ली थी। 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस बताई थी। एक जिसमें उसका एसिडिक नेचर दिखाई देता है जिसमें H+ निकलता है, दूसरा जिसमें उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यानी OH निकलता है और रिप्लेस होता है किसी किसी ग्रुप से, ठीक है, वो बताया था। और तीसरा जो रिएक्शन था, तीसरा जो वीडियो था आई थिंक अल्कोहल पे, वो था उसके टेस्ट का वीडियो, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं अल्कोहल के बाद हमारे फिनॉल वाले पार्ट पे। फिनॉल के बारे में देखते हैं, फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में हो जाए, बट मुझे लगता है कि 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, एक प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल पे और दूसरा रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। प्रेपरेशन के मेथड्स तो कम है तो वो वीडियो कुछ छोटा होगा, पर जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल हैं, ठीक है, वो काफ़ी सारे हैं और फिर उसके टेस्ट भी हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल और टेस्ट ऑफ फिनॉल को अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे प्रॉबेबली, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो अभी आगे बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल पहले तो होता क्या है, ठीक है। फिनॉल क्या होता है, पहले फिनाइल अलग चीज़ होती है, ये समझ लें, फिनाइल अलग चीज़ होती है, फिनॉल्स अलग चीज़ होती हैं। अगर मैं ये इसको ऐसा बनाऊं, बेंजीन रिंग बनाऊं जिसका एक वैलेंसी खुला हुआ है, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं फिनाइल। जबकि बेंजीन रिंग पे अगर मैं OH सब्सटीट्यूट कर दूं तब ये होता है फिनॉल। दोनों अलग अलग बातें। OL, ऑल स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज फिनॉल, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि भाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स किसके बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स जो कहलाते हैं वो फिनॉल्स कहलाते हैं, ठीक है। जिसका एक जनरल स्ट्रक्चर जो है, जनरल स्ट्रक्चर फिनॉल का ये हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ आ गया OH। मैं देख लूँ आप लोगों को अच्छा दिख रहा है कि नहीं। दिख तो रहा है, ओके। जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो होता है हमारे फिनॉल, मतलब हमारे जो फिनॉल का वो होता है बेंजीन और उस पर सब्स्टिट्यूटेड होता है बेटा OH, ठीक है ना। अब इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि क्या हम इसमें किसी और चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल। तो आई थिंक अब ज़्यादा बेटर विजिबल होगा, देखो, है ना। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन पे आते हैं फिर से। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन्स जो होते हैं वो बेसिकली फिनॉल्स कहलाते हैं। मतलब बेंजीन रिंग पे OH लगा दोगे फिनॉल लग जाएगा, ठीक है। अब इस फिनॉल को ही यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये वाला जो हमारा पोजीशन है ये ऑर्थो कहलाता है, ये मेटा कहलाता है, ये पैरा कहलाता है। तो यहाँ पर ही अगर मैं ऑर्थो, मेटा और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन कर दूँ तो मुझे इसी फिनॉल के फर्दर डेरिवेटिव्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स है, देखो मैं बताऊँगी आप लोगों को। जैसे अगर इस OH को ही मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, ठीक है, तो मिथिल फिनॉल कह सकते हो उसको, या फिर इसका एक कॉमन नेम होता है क्रेसॉल। अब ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूटेड है सो इट इज कॉल्ड ओक्रेसॉल। क्या कहते हैं बेटा उसको, ओक्रेसॉल। वैसे ही मेटा पे लगा दोगे तो इट विल बी एम क्रेसॉल। देखो मेटा पे लगाओगे CH3 तो ये कहलाएगा एम क्रेसॉल। वैसे ही पैरा पे लगाओगे CH3, ठीक है, तो ये कहलाएगा पी क्रेसॉल। समझ रहे हो, पी क्रेसॉल। ऐसे इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं, इसका एक डेरिवेटिव है डाईहाइड्रोक्सी, मतलब 2 H लगते हैं, एक पैरा पे लगेगा, ठीक है, फिनॉल के पैरा पे। इसका नाम है क्विनॉल, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, आगे जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे ना फिनॉल का तब आपके समझ आएगा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड क्विनॉल, ठीक है। उसके बाद वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्विनॉल के बाद और भी आते हैं। जैसे अगर मेटा पे OH लगा दिया, मेटा पे OH लगा दिया, यहाँ OH लगाया, दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल, इसे कहते हैं
तो इसे कहते हैं कैटेसॉल। पूरे याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल एक क्रिसॉल याद रखो, मिथिल डेरिवेटिव इज क्रिसॉल। क्विनॉल याद रखो, सिंपल फिनॉल याद रखो, तो भी बहुत है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे बेंजीन के OH हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं इन्हें हम फिनॉल कह सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई ये फिनॉल्स बनेंगे कैसे, हाउ दे विल फॉर्म, ठीक है, हाउ वी गोना प्रिपेयर देम, वो कैसे बनने वाले हैं फिनॉल्स। तो फटाफट से देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में। ओके, यहाँ पर फिर से आ चुका है वाइट कलर, देखते हैं वाइट कलर की विजिबिलिटी दिख तो अच्छी रही है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो भाई फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, या आई थिंक चलो ठीक है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ही बना लेते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड समझते हो क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड समझते हो क्या होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है ये लग गया बेंजीन, यहाँ लगेगा SO3H, दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना कैसे होगा, तो बहुत सिंपल चीज़ है, पहले इसको बनाना सीखते हैं, उसके बाद इसकी मदद से फिनॉल को बनाना सीखेंगे। ओ चलो पहले हम इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाना सीखते हैं। कैसे बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड को, बहुत सिंपल है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इसको बढ़िया से हीट कर दो। किसके साथ हीट करोगे, देखो ये कौन दिख रहा है, ये कौन दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, विच इज़ अ बढ़िया वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, SO3H जो है वो वहाँ पे लग जाएगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ से यूँ पानी जो है वो रिमूव हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पानी यहाँ से रिमूव हो गया, जैसे ही पानी रिमूव होगा व्हाट यू विल गेट is this SO3H, this is called benzene sulfonic acid, okay। Now from this benzene sulfonic acid we're gonna make what, phenol, ठीक है। देखो ज़रा देखते हैं किस तरीके से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाएंगे बच्चों। बहुत ही आसान है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाना। देखो आप इसमें सिंपल क्या करो, इसमें आप लगा दो NaOH, ठीक है, इसमें आप लगा दो NaOH। अब NaOH लगा दिया तो देखो बहुत सिंपल चीज़ है, आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, आप यहाँ से निकाल लो Na2SO3 या Na2SO4 दिस, ठीक है, ये चीज़ निकाल लो। ओ नो, आप इससे ऐसे निकालो Na2SO4, क्या कहते हो, ये देखो ना Na2SO4 निकाल लिया, ठीक है। अब ये Na2SO4 जब निकल गया यहाँ पर बाहर, तो और क्या बचा, देखो अब यहाँ पर ये OH लग जाएगा, ठीक है ना, Na2SO4 या Na2SO3, आई थिंक आई एम मेकिंग अ मिस्टेक here, Na2SO3 निकलना चाहिए, not SO4, yes, Na2SO3 निकलना चाहिए, not Na2SO4। Na2SO3 सोडियम सल्फाइट निकलता है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ वो निकल गई, दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है निकलते हुए, H और OH, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन था, पानी के साथ निकल गया, यानी पानी बन चुका है यहाँ पर, और बचा हुआ OH जो है वो लग गया जाकर के बेंजीन रिंग पे, ठीक है। तो बचा हुआ OH जाकर के जब बेंजीन रिंग पे लग गया, हमें मिल गया फिनॉल। क्या समझे, हमने क्या किया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सिंपल NaOH के साथ रिएक्ट किया, व्हाट वी आर गेटिंग इज Na2SO3 अलॉन्ग विथ फिनॉल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाया, बहुत सिंपल है, बेंजीन को H2SO4 से ट्रीट किया, मेरे को बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को मैंने सोडियम के साथ ट्रीट किया, NaOH के साथ ट्रीट किया, मेरे को Na2SO3 मिला, और साथ में क्या मिला,
साथ में फिनॉल मिला। और डिटेल्ड मैकेनिज्म चाहिए, आई कैन गिव यू और डिटेल्ड, और भी डिटेल्ड मैकेनिज्म। ठीक है, देखो और डिटेल्ड मैकेनिज्म की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। अगर तुम्हें इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो और ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं। देखो पहले एक ही NaOH लो, ठीक है, एक ही NaOH लो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक ही NaOH लिया है, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, Na सब्सटीट्यूट हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन और OH ये दोनों मिलकर पानी बनाएंगे। यहाँ पर बन जाएगा सोडियम SO3Na। ठीक है, दिस समझ में आता है। उसके बाद फर्दर इस चीज़ को आप और NaOH के साथ रिएक्ट करो। अब की बार देखो, अब निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, Na2SO3 और OH सब्सटीट्यूट कर दो और फिनॉल बन गया। लो, और स्प्लिट कर दिया हमने, समझ में आता है, और स्प्लिट कर दिया हमने। अब और बेटर समझ में आएगा, क्या कहते हो, अब बन गया लो फिनॉल। तो इस तरीके से बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमने बहुत ही आसानी से फिनॉल बना लिया है। दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। देखो ज़रा बताओ बनता है क्या तुमसे कुछ। इसके बाद चलते हैं आगे अगले मेथड पे कि अगला मेथड क्या कहता है। नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ओहो, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, अब तो याद हो जाना चाहिए ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या है। देखो रिएक्शन क्या होने वाली है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट इज़ N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसमें मैं लगाऊंगी H और OH मतलब पानी, जिससे HCl निकलेगा, निकल गया, N2 गैस निकलेगा, निकल गया, बचा हुआ OH जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा। देखो ज़रा पानी लगाया है पर ये बॉइलिंग वाटर चाहिए होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा टेम्परेचर चाहिए होगा, कम टेम्परेचर पर ऐसा नहीं हो पाएगा। कम टेम्परेचर पर मेरे बच्चों ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बना कैसे है, तो आप चाहो तो मैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने की मेथड भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये रिएक्शन तो बाद में होगी, पहले बना लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेते हैं ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है बताओ ज़रा, किससे बनता है, अभी बनाया था हमने लास्ट टाइम, कैसे बनता है। एनिलीन, प्राइमरी अमाइन चाहिए इसके लिए, बहुत ही फेमस कंपाउंड चाहिए इसके लिए, एनिलीन याद करो। एनिलीन लिया था हमने, यही अगर हम एलिफैटिक अमाइन लेते हैं तो एलिफैटिक अमाइन अल्कोहल बनाता है, एरोमेटिक अमाइन क्या बनाता है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इसके साथ क्या लिया था, कौन सा रिएजेंट लिया था बताओ ज़रा, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आप लोगों के एकदम। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, कई बार बता चुकी हूँ। NaNO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कोल्ड कंडीशन। ये दोनों को मिलाकर ही HNO2 और NaCl बनता है। तो HNO2 और NaCl दिया हो या फिर NaNO2 और HCl दिया हो, बात क्या है, सेम। ठीक है, इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगी तो मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास यहाँ पर बन जाता है बेटा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आप अगर बोलो तो मैं इसका मैकेनिज्म भी बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। आप अगर बोलो तो मैं बता देती हूँ, बहुत आसान सा मैकेनिज्म है। वैसे भी अमाइंस चैप्टर के अंदर तो हमें ये पढ़ना ही है। ठीक है, अमाइन चैप्टर के अंदर ये पढ़ना ही है। तो ठीक है, देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर हमने डाइएजोनियम सॉल्ट बना लिया और डाइएजोनियम से फिनॉल बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार आपके पास डाइएजोनियम बन गया तो फिर आराम से फिनॉल बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। या फिर एक काम करते हैं, इसका मैकेनिज्म अभी नहीं देखते, इसका मैकेनिज्म अमाइन चैप्टर में ही देखेंगे। अभी हम जो पढ़ने आए हैं पहले वो पढ़ लेते हैं, और वो है डाइएजोनियम से फिनॉल बनाना। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो डाइएजोनियम सॉल्ट लिया ऊपर से,
यहाँ पे ले लिया N2 पॉजिटिव, यहाँ पे ले लिया Cl नेगेटिव, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं रहेगा, और लिया है वाटर H प्लस और OH माइनस, तो क्या होगा, बॉइलिंग वाटर है, टेम्परेचर हाई है, ठीक है, होगा क्या, वेरी सिंपल, पहले तो यहाँ से HCl विल रिमूव्ड आउट, और ये OH माइनस सीधा जाकर अटैक करेगा इस कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग कार्बन है, और क्योंकि उसके ऊपर N2 पॉजिटिव है तो N2 पॉजिटिव है तो N2 पॉजिटिव क्या करेगा, उस कार्बन के कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच करके रखेगा, तो ये कार्बन वैसे भी भूखा रहेगा बहुत ज़्यादा, तो OH माइनस अटैक करेगा, N2 निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा हमारा सबका प्यारा फिनॉल, और N2 उड़ जाएगा along with HCl, yes, ठीक है। So by this we can prepare phenol using diazonium chloride, C, लिख लो, you can easily prepare phenol. So here we go to the next reaction. देखते हैं अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या दिया है इन लोगों ने, ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से बना लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना लिया, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, ओके, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे हम, इट्स वेरी वेरी इजी रिएक्शन, सिंपल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करना है हमें, ठीक है, सिंपल बेंजीन लेना है आपको और बेंजीन का ऑक्सीडेशन करना है, पर इसका ऑक्सीडेशन जब आप करेंगे तो उसके लिए आपको लगेगा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर बहुत ही पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, दैट इज़ V2O5 एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, वैनेडियम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हमारे सिंपल बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर देगा और वो हमें देगा फिनॉल, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बेंजीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड बता देती हूँ, V2O5, a very good oxidizing agent, the name is vanadium pentaoxide, यहाँ पर वैनेडियम इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, आई थिंक वैनेडियम का ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसीलिए वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, V2O5 P2O5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो ऐसे ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखे होते हैं इन्हें कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर मिलता है बेटा, और नेसेंट ऑक्सीजन मिल करके हमें मिल जाता है यहाँ पर फिनॉल, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है ना, और इस तरीके से आप बेंजीन के ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से आप क्या कर सकते हो, फिनॉल बना सकते हो, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्या है, तो अगला है क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे हम डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस क्लोरोबेंजीन से आप सभी पहले भी पढ़ चुके हैं, डाउस प्रोसेस याद करो ज़रा, क्लोरोबेंजीन लिया था हम लोगों ने और उस क्लोरोबेंजीन से हमको क्लोरीन निकालना था, तो हमने लिया था साथ में एक्वस NaOH, पर नॉर्मल अल्काइल हैलाइड अगर होता तो सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी हो जाता, यहाँ सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, तो टेम्परेचर कुछ होता है 623 केल्विन और प्रेशर होता है 300 ATM। ये कंडीशन लेबोरेटरी में अचीव नहीं की जा सकती, इसीलिए ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, ये इंडस्ट्रीज़ में ही अचीव की जा सकती है। भाई इतना हाई प्रेशर लगाने का इंस्ट्रूमेंट आप लेबोरेटरी में कैसे लाएंगे,
ठीक है। तो इसीलिए आपको ये इंडस्ट्रीज़ में ही पॉसिबल है। सो इसीलिए इसे हम डाउस प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से क्लोरीन निकल जाता है, OH माइनस अटैक कर देता है। ठीक है। और व्हाट आई एम गेटिंग इज फिनॉल और साथ में NaCl। आप चाहें तो मैं इसके मैकेनिज़्म के बारे में भी बात कर लेती हूँ। मैंने इसका मैकेनिज़्म लास्ट टाइम आपको बताया नहीं था, अब बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है बेटा। देखो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन होता है, इस तरह का बेंजीन रिंग होता है। ठीक है। होता ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, यहाँ पर मेरा ArSN2 कहलाता है। ये जो मैकेनिज़्म है ये ArSN2 एरोमेटिक SN2 कहलाता है। तो SN2 का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों चीज़ें पार्टिसिपेट करेगी, और यही स्टेप होता है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो होता क्या है कि बेस है, तो बेस क्या करेगा, बेस हाइड्रोजन निकालने का काम करेगा। तो हाँ जी बिल्कुल, बेस जो है हमारा वो हाइड्रोजन निकालने का काम कर रहा है। ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ छोड़कर H+ बन के निकल जाता है। क्या समझ रहे हो, वो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड वहाँ छोड़कर H+ बन के निकल जाएगा। जैसे ही उस हाइड्रोजन ने अपना H+ छोड़कर बॉन्ड छोड़कर वहाँ निकला, यहाँ पर आएगा एक नेगेटिव चार्ज, बाकी बेंजीन अंदर से वैसा ही है और पानी बन चुका है। क्या समझे। ठीक है। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर कार्बन पे प्रेशर बढ़ रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और क्लोरीन एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो क्लोरीन को मौका मिल गया है कि यार मैं Cl- बन के निकल जाऊं, क्योंकि यहाँ से भी कार्बन का नेगेटिव चार्ज उसको प्रेशराइज कर रहा है क्लोरीन को, और वो तो है ही अच्छा लीविंग ग्रुप। तो क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए और क्लोरीन निकल लिया। ठीक है भाई, जैसे ही क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए और क्लोरीन निकल लिया, यहाँ से Cl- का जैसे ही निकल गया Cl-, वैसे ही क्या हुआ, देखो ये बॉन्ड ऐसा के ऐसे थे, इस कार्बन पे प्लस आने वाला था, यहाँ माइनस। ठीक है। क्लोरीन जैसे ही निकला तो इसने कार्बन ने बोला भाई ले ले तू भी बॉन्ड थोड़ा शेयर कर ले, क्योंकि ये वाले कार्बन के पास तो भूखा होने वाला था अब वो, तो इसने शेयर कर दिया। तो पहले से ये पाई बॉन्ड तो बना ही था, अभी नया पाई बॉन्ड बन गया। क्या समझ रहे हो, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, क्लोरीन Cl- बन के निकला, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला था, इस कार्बन पे पॉजिटिव आने वाला था, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव था, इसने दे दिया पॉजिटिव, नेगेटिव विल फॉर्म अ पाइप बॉन्ड। तो इस तरह की चीज़ बन गई विच इज़ अ वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ये एक इंटरमीडिएट है, याद करो कार्बोकटायन अनायन जैसा ही एक इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट का नाम है बेटा बेंजाइन। क्या नाम है, बेंजाइन। दिस इज कॉल्ड बेंजाइन। दिस इज एन इंटरमीडिएट, दिस इज अ वेरी वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है। अब अनस्टेबल इंटरमीडिएट है तो होगा क्या भाई, होगा ये कि फिर से वापस से मेरे पास जो वो था मेरा OH-, देखो पानी है। ठीक है। पानी अटैक कर जाएगा बहुत ही इजीली। मेरे पास यहाँ पे OH- था, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने और क्या डाल रखा है, तो यहाँ पे मेरे पास NaOH है और पानी भी है। ये पाई बॉन्ड फिर से शिफ्ट कर जाएगा, पाई बॉन्ड जो है फिर से शिफ्ट कर जाएगा टू नेगेटिव। ठीक है। इस तरह की चीज़ बन जाएगी, और उसके बाद एक साइड पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। और पानी जो है अब उस पर अटैक करेगा, देखें किस प्रकार अटैक करता है। सो वी कैन से वाटर विल अटैक, और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई NaOH है मेरे पास। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो सकता है कि NaOH भी अटैक कर सकता है। NaOH में जो हमारे पास ONA, ठीक है ना, ONA जो है ONA भी अटैक कर सकता है, OH- अटैक कर सकता है। तो इस तरीके से ये अटैक करेगा। यहाँ पर कहाँ पर अटैक करेगा, देखो एक काम करते हैं, इसको यहीं पर अटैक करा लेते हैं पहले। ठीक है। ये है मेरे पास, तो अब यहाँ पर अटैक कर लेगा वो। हाँ ठीक है।
ONA है मेरे पास, तो अब यहाँ पर अटैक कर लेगा, यहाँ कहीं मान लो इसने अटैक कर लिया, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल स्पीशी होता है, ठीक है। तो होगा क्या कि अब इसने अटैक कर लिया है यहाँ पर, ये इसने मान लो यहाँ अटैक कर लिया, ये वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी, लाइक ये एज इट इज़ रहा, ये भी एज इट इज़ रहा, यहाँ पे लग गया ONA और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड टाइप का आयन। तो मेरे पास वाटर था, यहाँ पे मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस करना है अब, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, तो एसिड हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो सिंपल यू विल गेट H+ यहाँ भी लग जाएगा और यहाँ भी लग जाएगा, OH और H यहाँ पे लग जाएगा और मुझे सिंपल फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस आप एसिड ना भी डालो, आप सिंपल एक्वस मीडियम है ही आपके पास, आप वाटर भी डाल लोगे तो भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्वस NaOH इसीलिए हमने लिया हुआ था। मेन चीज़ इस मैकेनिज़्म में ये है, ये याद रखना है कि बेंजाइन नाम का एक इंटरमीडिएट मिलता है जो कि इस तरह की चीज़ होती है। और हुआ क्या है, तो पहले बेस ने अटैक किया है, H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, फिर वो नेगेटिव चार्ज ने अपना बॉन्ड छोड़ा तो क्लोरीन लीव कर गया, बेंजाइन बना, फिर ONA मतलब ONA ने यहाँ पर अटैक किया, OH भी आप अटैक करवा सकते थे डायरेक्टली, OH अटैक करवाओगे तो लास्ट स्टेप नहीं होगी आपकी, डायरेक्ट फिनॉल बन जाएगा, ठीक है, दैट कैन बी अ थिंग, ये हो सकता है। उसके बाद सिंपल पानी लग गया और फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सो दिस वाज डाउस प्रोसेस एंड इट्स मैकेनिज्म, जिससे हमने फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी है। यही रिएक्शन हमने हैलोअरीन्स के अंदर भी देखी है। हैलोअरीन्स के अंदर हम लोगों ने इसको केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स में देखा है। हमने केमिकल रिएक्शन, ये वही तो है, देखो ना, हैलोअरीन की रिएक्शन या फिनॉल की प्रिपरेशन है, ठीक है। मैंने तभी भी बोला था तुम्हें कि इसे फिनॉल की प्रिपरेशन में हम देखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी आगे, क्यूमीन से बनाते हैं। क्यूमीन क्या होता है तो बता दूं कि क्यूमीन का मतलब होता है बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। क्यूमीन का मतलब क्या होता है भाई, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नाउ व्हाट इज दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन? आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको कहते हैं, देखो बताया जाए तुम्हें, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको कहते हैं। बेंजीन है, उस पे चिपका दिया आइसोप्रोपाइल, दिस, ठीक है। थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना दे, कंजूसों की तरह ना बनाएं। अरे बेंजीन आइसोप्रोपाइल चिपकाना है, कहीं भी चिपकाओ, CH3, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन की मदद से इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे। किसका? इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का। और एरियल ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें मिलेगा, क्या मिलने वाला है भाई? हमें मिलेगा फिनॉल, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे मिलेगा क्यूमीन से, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हमें फिनॉल। बट अगर आपको ये पूछना है, कोई आपको ये पूछे कि क्यूमीन कैसे मिला, तो बहुत सिंपल चीज़ है, बेंजीन से क्यूमीन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्यूमीन कैसे बना है, ठीक है। इट्स वेरी इजी। क्यूमीन कैन बी प्रिपेयर्ड, क्यूमीन प्रिपेयर किया जा सकता है फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। बेंजीन से प्रिपेयर किया जा सकता है बाय अल्काइलेशन। आप देखोगे अगर तो मैंने अल्काइल ग्रुप लगाया है, ठीक है। अल्काइलेशन यानी कौन सी रिएक्शन है पता है क्या? वो फ्रिडल क्राफ्ट का नाम सुना है तुम लोगों ने? तो बस फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन के साथ करोगे अगर, तो आपको क्यूमीन मिल जाएगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये बेंजीन है, बहुत ही सिंपल सा, है ना, और साथ में है मेरे पास अल्काइल क्लोराइड। आपको अब यहाँ पे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से Cl- निकलेगा, ये प्लस बनेगा और वो जा कर के बेंजीन पे चिपक जाएगा। Cl- निकालने के लिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में बहुत ही फेमस रिएजेंट लिया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी फेमस रिएजेंट। बताएंगे फटाफट कौन सा है वो, कौन है ऐसा जो कि Cl- निकालता है और कार्बोकटायन फॉर्मेशन करता है? बताएंगे, जल्दी बताएंगे क्या है वो।
Yes, it is anhydrous AlCl3. It is called anhydrous AlCl3. anhydrous AlCl3 मैं यहाँ पर लूँगी, ठीक है। तो ये Cl माइनस निकाल देगा, कार्बोकटायन बनाएगा। ये कार्बोकटायन बहुत ही मज़े में हमारे बेंजीन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इससे हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखो बच्चों, इससे हमें मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर दिस आइसोप्रोपाइल ग्रुप विच इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दैट इज क्यूमीन, और साथ में HCl। क्या कहते हो? अब ये जो क्यूमीन मिल चुका है, अब हम इसका एक्चुअल प्रोसीजर शुरू करेंगे इस क्यूमीन की मदद से, इस क्यूमीन के एरियल ऑक्सीडेशन से, ठीक है। हम शुरू करेंगे हमारा फिनॉल बनाने का प्रोसेस। तो चलते हैं अगले पेज पे, पर हेडिंग डाली हुई है, तो एक काम करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं, वाई ग्रीन, आई नीड वाइट। ओके, अब आप जाओ, है ना, पीछे ये है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ कि भाई फ्रॉम एरियल ऑक्सीडेशन, या सिंपल फ्रॉम ऑक्सीडेशन किसका, ऑफ क्यूमीन, वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट फिनॉल, ठीक है। हमें क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से फिनॉल मिलेगा बच्चों। देखो कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और बहुत अच्छी रिएक्शन है, मज़ा आएगा तुमको। ये रखा है हमारा क्यूमीन, ठीक है, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। साथ में एरियल ऑक्सीडेशन करना है तो O2 है, और मेरे पास मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा सनलाइट, क्योंकि मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। क्योंकि देखो OO जो है नॉन पोलर बॉन्ड है, हमेशा याद रखना, जहाँ भी कम पोलर या नॉन पोलर बॉन्ड की रिएक्शन करनी है, देन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। तो हमने ले लिया है यहाँ पर सनलाइट, ठीक है, सनलाइट ले लिया है। तो सनलाइट के लेने से क्या होगा, यहाँ पर मुझे ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये वहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर मुझे OO रेडिकल मिल जाएगा, ये O रेडिकल, ये O रेडिकल। सिमिलरली CH, ये भी शिफ्ट हो जाएगा ऐसा ऐसा, ठीक है, C और H शिफ्ट हो जाएगा। C और C नहीं शिफ्ट होगा क्या, नहीं, C और H शिफ्ट होगा। देखो अल्केन्स करते थे CH, मतलब जो C और H बॉन्ड है एल्केन में भी वही टूटता था हमेशा, ठीक है, हैलोजिनेशन करते हुए भी। तो यहाँ से ये टूट जाएगा, और व्हाट आई विल बी गेटिंग इज दिस, ये बेंजीन मिल गया मेरे को, कार्बन CH3 CH3, ये रेडिकल, अरे ये रेडिकल प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये रेडिकल प्लस हाइड्रोजन रेडिकल। अब ये सब रेडिकल आपस में मिल जाएंगे। ये कार्बन इस ऑक्सीजन के रेडिकल से जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के रेडिकल से जुड़ेगा, और मुझे कुछ इस तरह की बॉन्ड मिल जाएगी, मुझे कुछ इस तरह की स्पीशी मिल जाएगी। देखना, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह की चीज़ मुझे मिल जाएगी, पर ऑक्सी क्यूमीन ऐसा कुछ कह सकते हो आप इसको। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने एसिड लिया हुआ था, मुझे यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस करवानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एसिड, तो होगा ये कि भाई प्रोटोनेशन हो जाएगा, मेरे पास H+ है ना, तो प्रोटोनेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये लोन पेयर है, तो होगा क्या कि ये वाला लोन पेयर होगा क्या कि ये लोन पेयर जो है मेरे ऑक्सीजन का, ये सीधा आके कूदेगा इस H+ पे, ठीक है, कूदेगा उस H+ पे। तो जैसे ही उस पर कूदेगा मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी, देखो बेंजीन, और यहाँ पर है मेरे पास कार्बन CH3 CH3, यहाँ पे है ऑक्सीजन ऑक्सीजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लाइक दिस। अब यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि शुभ नहीं होता है, तो पानी लीव कर जाएगा, सभी को समझ रहा होगा। H2O बहुत ही प्यार से लीव कर जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड अपने आप में ऑक्सीजन समेट लेगा, और जैसे ही वो बॉन्ड अपने आप में ऑक्सीजन समेटेगा और पानी निकलेगा, देखो ज़रा किस तरह की स्पीशी बनेगी। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको मैं फिनाइल लिख दूँगी तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
बेंजीन रिंग को मैं फिनाइल लिख रही हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इस तरीके से पानी के निकलते ही मेरे बच्चों ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास दो स्पीशी हैं, आप देखो, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा शुभ माना जाएगा? ऑक्सीजन पे ज़्यादा शुभ बोलोगे या कार्बन पे? यस, कम ऑन टेल मी, किस पे ज़्यादा अच्छा बोलोगे भाई? बोलो बोलो, कमेंट करो, कुछ दिमाग चलाओ ना। किस पे ऑक्सीजन, किस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा रहेगा? ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? कार्बन पे ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन के होते हुए अगर आप ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो तो ये पाप है, पाप, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये गलत होगा। तो होगा क्या कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ये कार्बन बोलेगा भाई ऑक्सीजन तू पॉजिटिव चार्ज मेरे को दे दे, तू मेरी कुछ तो भी चीज़ अपने पास ट्रांसफ़र कर ले। तो इनमें इन तीनों में से कोई तो भी एक होगा जो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट मार लेगा। अब बात यह है कि इन तीनों में से कौन शिफ्ट मारेगा, मतलब दो में से कौन शिफ्ट मारेगा? मिथाइल शिफ्ट मारेगा या फिनाइल शिफ्ट मारेगा? कौन मारेगा बताओ भाई? जिसकी माइग्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो शिफ्ट मारेगा। किसकी माइग्रेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है, फिनाइल की या मिथाइल की? यस, कम ऑन टेल मी, किसकी ज़्यादा होती है भाई? फिनाइल की ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन, फिनाइल, मिथाइल, ऐसा कुछ था हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर। तो फिनाइल शिफ्ट विल ऑकर यहाँ से, ठीक है, फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा। फिनाइल शिफ्ट जैसे ही होगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये दो मिथाइल और साथ में ऑक्सीजन पे फिनाइल। क्या कहते हो? अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखते ही जो पानी हमने लिया हुआ था वो पानी आओ देखेगा ना ताओ और सीधा सीधा अपने लोन पेयर कार्बन पे चिपका देगा। देखो, सीधा सीधा अपने लोन पेयर कार्बन पे चिपका देगा। और जैसे ही ऐसा होगा ना बच्चों, जैसे ही ऐसा होगा कुछ ऐसी चीज़ बन जाएगी। देखो, कार्बन है, कार्बन पे पानी ने अपने लोन पेयर चिपका दिए। पहले ये एक मिथाइल है, ये एक मिथाइल है, ये O है, ये PH है, ऑक्सीजन, पानी, पानी। अब ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या कहते हो? अब H+ निकलेगा, H+ निकलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ से तो H+ निकलेगा ही, आपको पता ही है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, H+ निकलेगा और वो H+ निकल के इस ऑक्सीजन पे जाएगा। सही बात है, वो H+ निकल करके इस ऑक्सीजन पे जाएगा। तो देखो क्या होगा फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी, यानी कार्बन, ठीक है, इस पे क्या है कार्बन पे? ये मिथाइल और ये OH, ठीक है, ये OH, ये H निकला, वो गया इस ऑक्सीजन पे और उसको प्रोटोनेट कर दिया। क्या कहते हो? उसके बाद क्या होगा? देखो, उसके बाद फिर से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी। यस, फिर से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये बॉन्ड फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। बॉन्ड के वहाँ शिफ्ट होते ही व्हाट आई एम गेटिंग? फिनाइल और उस पर OH, दैट इज़ माई फिनॉल, जो कि मुझे चाहिए था, ठीक है। और फिर से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पानी फिर से मौका देखेगा, कार्बन पे फिर अटैक करेगा। यहाँ पर फिर से पानी था, ये पानी ने फिर कार्बन पे अटैक किया, फिर एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगेंगे, फिर वो डिहाइड्रेट होगा और फिर जो मुझे चीज़ मिलेगी वो मिलेगा एसीटोन। देखो, लगा कर देखोगे ना, पानी अटैक करेगा, ये बॉन्ड गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो कार्बन से झेला नहीं गया तो पानी ने कार्बन पे अटैक किया, पानी ने कार्बन पे अटैक किया तो कार्बन पे क्या आ गया? फिर से एक OH पहले से था, एक OH और आ गया, फिर कार्बन पे 2 OH आ गए, उसने पानी छोड़ दिया और बन गया एसीटोन। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना है मेरा फिनॉल के साथ, क्या बना है भाई? एसीटोन बना है। तो जो एक्चुअल रिएक्शन हुई है ना बच्चों, जो एक्चुअल रिएक्शन हुई है क्यूमीन की, ठीक है, जो एक्चुअल रिएक्शन हुई है क्यूमीन की, वो ऐसी हुई है कि देखो ज़रा, क्यूमीन के साथ मैंने जब एरियल ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीजन लिया और साथ में मैंने पानी लिया, हाइड्रोलिसिस किया, तब मुझे 2 चीज़ें मिली बच्चों। एक तो मिल गया फिनॉल
और दूसरा मिल गया मुझे एसीटोन। दिस वाज माय फाइनल रिएक्शन। क्यूमीन बनाया फ्रिडल क्राफ्ट से, बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, बनाना है तो फ्रिडल क्राफ्ट से बना लो, बनाते ही एरियल ऑक्सीडेशन करके उसका हाइड्रोलिसिस कर लो, हाइड्रोलिसिस करते ही आपको क्या मिलेगा, दो चीज़ें मिलेगी, एक मिलेगा आपका प्यारा फिनॉल, दूसरा मिलेगा एसीटोन। कैसे मिला, तो भाई साहब मैकेनिज्म आपकी आंखों के सामने है। सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुई, पेरोक्सीक्यूमीन बना, पेरोक्सीक्यूमीन का मैंने हाइड्रोलिसिस किया, प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन करके पानी निकला, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिनाइल ने शिफ्ट मारा तो यहाँ पर फिर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, पानी ने अटैक कर दिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, लोन पेयर था, अटैक तो होना ही है, अटैक हो गया, फिर H+ निकला, फिर प्रोटोनेशन हुआ, फिर पानी ने अटैक किया और फिर हमारे को फाइनल हमारे प्रोडक्ट्स मिल गए। देखो ज़रा कुछ समझ में आता है क्या तुम लोगों को, इसमें क्या कहते हो, कुछ समझ में आता है क्या? बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है ये, देखो ज़रा कुछ समझ में आता है क्या? सो बच्चों लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है, आफ्टर दिस पावर कट। वेल आई हैव लॉस्ट ऑल द स्लाइड्स जो भी मैंने बनाई थी, खैर ठीक है, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। क्यूमीन से आई थिंक हम फिनॉल बना रहे थे, उसका सारा मैकेनिज्म मैंने तुम्हें समझा दिया था। एंड रेस्ट कुछ 4-5 मेथड्स बचे हुए हैं, उस पर बात कर लेते हैं। रास्ट्रिक मेथड इज़ वन ऑफ देम, रास्ट्रिक प्रोसेस, रास्ट्रिक मेथड व्हाटएवर। डाउस प्रोसेस आप सबको याद होगा, डाउस प्रोसेस हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है ना, डाउस प्रोसेस किया हुआ है। तो डाउस प्रोसेस जैसा ही ये वाला भी मेथड है। डाउस प्रोसेस में हमने क्या किया था, हेलोअरीन लिया था, हेलोअरीन यानी क्लोरोबेंजीन लिया था, क्लोरोबेंजीन को स्टीम किया था, मतलब क्लोरोबेंजीन को स्टीम दिया था हाई टेम्परेचर पे, एक्वस NaOH भी लगाया था, यहाँ पे मैं पानी लगा लूँगी, आप चाहे तो एक्वस NaOH भी लगा सकते हो, ठीक है, और उससे फिर मैंने फिनॉल बनाना है, ठीक है। पर यहाँ पर रास्ट्रिक प्रोसेस हमने हेलोअरीन में भी पढ़ रखा है, इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलोअरीन, ठीक है, या क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनता कैसे है यहाँ पे देखेंगे फटाफट से। हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बेंजीन ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर बेंजीन ले रहे हैं और बेंजीन को हम लोग क्लोरीन के साथ हीट कर रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन के साथ या HCl के साथ हम लोग इसको हीट करते हैं और इसको हम लोग ऑक्सीजन, ड्राई एयर भी देते हैं। और यहाँ पर हम लोग कुछ क्या बोलते हैं वो भी लिया था हम लोगों ने, कैटालिस्ट कॉपर कुछ लिया था, एग्जैक्टली Cu2Cl2, क्यूपरिक क्लोराइड सॉरी, ठीक है, Cu2Cl2 हमने लिया हुआ था। ये प्रोसेस हेलोअरीन फॉर्मेशन की है, मैंने इससे क्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को वहाँ पर भी समझा चुकी हूँ, हेलोअरीन में भी ये प्रोसेस हम रिपीट कर चुके हैं। इससे हमने यहाँ पर बनाया बेटा क्लोरोबेंजीन। अब सिंपल है, जो हमने डाउस प्रोसेस में किया था, ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन को हमने वही एक्वस NaOH में लगा लो जो हमने डाउस प्रोसेस में किया है, हाई टेम्परेचर दे दो, हाई प्रेशर दे दो, ठीक है, और सिंपल इससे बन जाएगा फिनॉल। इसका मैकेनिज्म भी बताया है तुम्हें, बेंजाइन मैकेनिज्म होता है, या फिर आप इसको स्टीम भी दे सकते हो, ठीक है, आप इसको स्टीम भी दे सकते हो, पानी लगा सकते हो, तब भी ये चीज़ विजिबल है, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो। ऊपर वाला प्रोसेस इज डाउस प्रोसेस, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड रास्ट्रिक प्रोसेस, जिसमें मैं पहले क्लोरोबेंजीन बनाऊंगी और फिर मैं उसको फिनॉल में कन्वर्ट करूंगी। दिस इज ऑल्सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए काम आता है, दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग मेथड, ये भी मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, ठीक है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग मेथड है। इसको अगर आपको बोर्ड्स में लिखना है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई व्हेन बेंजीन इज मिक्स्ड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड डाइल्यूटेड विथ ऑक्सीजन देन इट गिव्स अस क्लोरोबेंजीन, और फिर उसके बाद आप ये बता सकते हो कि भाई विथ एक्वस NaOH, एक्वस NaOH के साथ वो हमें क्या देगा, तो भाई एक्वस NaOH के साथ वो हमें स्टीम देगा, और स्टीम के साथ साथ मतलब एक्वस NaOH के साथ वो हमें फिनॉल देगा, और फिर फिनॉल के साथ साथ वो हमें क्या देने वाला है यहाँ पर, HCl देगा, ठीक है, या NaCl देगा, जो भी है साथ में, साथ वाला प्रोडक्ट जो बनेगा वो NaCl बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिस वाज रास्ट्रिक प्रोसेस। रास्ट्रिक प्रोसेस इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इंडस्ट्रियल मेथड है ये, ठीक है। और वैसी ही चीज़ हम लोगों ने क्या कहते हैं उसके साथ कर रखी है, ऐसी ही एक और प्रोसेस हम लोगों ने कर रखी है, डाउस प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, क्यूमीन से हम लोगों ने बना रखा है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जिससे हम फिनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब चलते हैं आगे, रास्ट्रिक प्रोसेस के बाद देखते हैं क्या है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सभी का फेवरेट। ये थोड़ा सा सही तो दिख रहा है ना, मुझे थोड़ा डाउट है, आई होप सही दिखना चाहिए। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX। ठीक है, तो RMGX के साथ मैं वहाँ पे मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल भी बनाया हुआ है, उसको हम ऑक्सीडाइज करते थे, याद करो। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं, वैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग फिनॉल भी बना सकते हैं। तो कैसे बना पाएंगे फिनॉल, देखो ज़रा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैं यहाँ ले लेती हूँ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कुछ भी नहीं है, इसको मैंने ऑक्सीडाइज कर देना है एयर लगा करके। ठीक है, जब इसको मैं ऑक्सीडाइज कर दूंगी तो ये मुझे कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल दे देगा, OOMgBr। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ दे देगा, पर ऑक्सी नहीं देगा, सॉरी, नॉर्मल ऑक्सीजन दे देगा, बीच में ऑक्सीजन लग जाएगा, MgBr, हाइड्रोजन निकल जाएगा यार, जो भी है इस तरह की चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर दो कुल मिला के। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ये मिल गया, ठीक है, आपको यहाँ पर सीधा सीधा हाइड्रोलिसिस करा लेना है, आपको यहाँ पर सीधा सीधा वाटर लगा देना है। आप जैसे ही वाटर लगाओगे, देखो ज़रा क्या निकल रहा है, MgBrOH निकल जाएगा, H वहाँ पर लग जाएगा, जिससे आपकी कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। यही सेम मैकेनिज़्म हमने फिनॉल के लिए भी अल्कोहल के लिए भी किया हुआ है। सेम मैकेनिज़्म हमने वहाँ पर अल्कोहल के लिए RMGX लिया हुआ था और साथ में हमने उसको ऑक्सीडाइज किया हुआ था, तो अल्कोक्सी ROMgBr बन गया था। इसको हमने पानी लगाया था, तो हमें सिमिलरली यहाँ पर अल्कोहल और वही MgBr और OH इस तरह की चीज़ मिल गई थी। सेम मैकेनिज़्म मैंने अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए किया है, वही मैकेनिज़्म यहाँ मैं फ़िनॉल की फॉर्मेशन के लिए कर रही हूँ। मैंने बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसको ऑक्सीजन लगाया, उसको फिर मैंने हाइड्रोलिसिस करके फ़िनॉल बना दिया। ठीक है, देखो ज़रा क्या कहते हो, कुछ समझ में आता है, कुछ रिलेट कर पाते हो? फिर ऐसे ही देखते हैं और कोई मेथड बचा है क्या। तो हाँ, सैलिसिलिक एसिड, आई थिंक प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। सैलिसिलिक एसिड से बना सकते हैं हम फिनॉल। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कि हमें यूज़ आने वाले हैं। सैलिसिलिक एसिड, इससे ही हमने सैलॉल बनाया था, इससे ही हमने एस्प्रिन बनाया था, याद आता है, इससे ही हमने ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाया था। सैलिसिलिक एसिड तो भाई हीरो है हमारा। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, याद रखें। सैलिसिलिक एसिड का हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो भाई मुझे बताओ कि ये डीकार्बोक्सिलेशन होती क्या चीज़ है, डीकार्बोक्सिलेशन क्या चीज़ होती है। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बेटा इस CO2 का रिमूवल। देखो, अगर इस CO2 को मैं यहाँ से निकाल दूँ तो जो मेरे पास मॉलिक्यूल बचेगा वो बचेगा मेरे पास फिनॉल। तो मैंने बेसिकली करना क्या है, मैंने यहाँ से लेना है सैलिसिलिक एसिड और यहाँ पर मैंने क्या कर लेना है कि यहाँ पर मैंने CO2 को रिमूव कर लेना है, इस CO2 को रिमूव कर लेना है। जैसे ही मैं CO2 रिमूव कर लूँ मेरे पास फिनॉल बचेगा और CO2 जो है निकल जाएगा। ठीक है, पर मैम बात ये आती है कि ये CO2 रिमूव होगा कैसे, डीकार्बोक्सिलेशन होगा कैसे। तो यहाँ पर बेटा मुझे रिएजेंट लगानी पड़ती है, उसके लिए एक रिएजेंट मैं यूज़ करती हूँ, और जो रिएजेंट डीकार्बोक्सिलेशन के लिए यूज़ होता है उसे कहते हैं सोडा लाइम। क्या कहते हैं बेटा, सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसे कहते हैं सोडा लाइम। ठीक है, क्या होता है ये सोडा लाइम, तो भाई ये होता है NaOH और CaO का मिक्सचर। किसका मिक्सचर होता है बेटा, NaOH और CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही NaOH और CaO का मिक्सचर लगाती हूँ तो CO2 जो है यहाँ से लिबरेट हो जाता है और मुझे मिलता है फिनॉल। ठीक है,
मुझे फिनॉल मिल जाता है। इस तरीके की प्रोसेस है डीकार्बोक्सिलेशन की। कहीं से भी आप इस सोडा लाइम को लेकर, ना केवल सैलिसिलिक एसिड, आप कहीं से भी डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। लाइक आपके पास RCOOH है, ठीक है, आप इसमें अगर सोडा लाइम लगा देंगे, NaOH और CaO लगा देंगे, इसको थोड़ा हीट करना होता है साथ में, तो आपके पास RH अल्केन बचेगा, CO2 इवॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली दिस सोडा लाइम इज अ डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। ये कहीं से भी डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 का रिमूवल करवा सकता है। कौन? NaOH और CaO। दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम। ये कहीं से भी करवा सकता है, ठीक है। तो बाय दिस मेथड, इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड, इन सारे मेथड से हम बेसिकली फिनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम फिनॉल प्रिपरेशन हम एक काम करते हैं, इसी वीडियो में फ़िनॉल की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि भाई फ़िनॉल कैसे कैसे बिहेव करता है, ठीक है। फ़िनॉल का बाकियों के कंपैरिजन में क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल, उसका सॉल्युबिलिटी कैसा होता है, वो सारी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। देखो, तो मैं बताऊं तुम लोगों को कि भाई फ़िनॉल जो है वो सॉल्यूबल नहीं होता इतना अच्छा, किसमें? पानी में, ठीक है। एंड मोर सॉल्यूबल, ज़्यादा सॉल्यूबल होता है किसमें? तो भाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में फ़िनॉल बढ़िया से सॉल्यूबल होता है, पानी में इतना अच्छा सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, फ़िनॉल जो है एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर पे जब हमको क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हटाने होते हैं तो हम लाइजॉल का यूज़ कर लेते हैं, सैवलॉन का यूज़ कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, इन सब चीज़ों में फ़िनॉल ही होता है, हम जिसको फ़िनाइल कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाला फ़िनाइल, इंग्लिश वाला फ़िनाइल इज़ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो वो हमारी मम्मी ऐसे कहती है ना, फ़िनाइल वाला पोछा मारो, फ़िनाइल वाला पोछा मारो। तो वो जो फ़िनाइल होता है, इट इज़ बेसिकली डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ फिनॉल। इसमें डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो फिनॉल में मैं कह सकती हूँ कि फिनॉल व्हेन कंसंट्रेटेड, जब कंसंट्रेटेड होता है, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और जब डाइल्यूटेड रहता है, एंड व्हेन डाइल्यूटेड इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। जब डाइल्यूटेड रहता है तो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है। मैम दोनों बातें तो सेम ही है? नहीं, सेम नहीं है भाई। डिसइंफेक्टेंट फ्लोर पे या दीवारों पे या टाइल्स पे, ऐसे नॉन लिविंग चीज़ों पे अप्लाई किया जाता है। एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई किया जाता है। एंटीसेप्टिक आप अपने स्किन पे लगा सकते हो, डिसइंफेक्टेंट आप अपनी स्किन पे नहीं लगा सकते। कोई वाउंड हो गया, आपको कुछ लग गया है, छिल गया है, खून आ रहा है, तो आप एंटीसेप्टिक लगाओगे, सोफ्रामाइसिन लगाओगे, ठीक है, एंटीसेप्टिक लगाओगे, आप डिसइंफेक्टेंट नहीं लगाओगे। आप जाके फिनाइल से हाथ नहीं धोगे, ठीक है। घर पे जो फिनाइल का बॉटल होता है ब्लैक कलर का, उससे हाथ नहीं धोगे, ठीक है। तो फिनॉल बेसिकली कंसनट्रेटेड जब होता है तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। जब वो डाइल्यूटेड होता है तो क्या कहते हैं उसको, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर फिनॉल की बात करूं तो भाई फिनॉल के ऊपर हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। देन करस्पॉन्डिंग किससे, तो करस्पॉन्डिंग अल्काइल, करस्पॉन्डिंग अराइल हैलाइड, उसके करस्पॉन्डिंग अराइल हैलाइड एंड अल्केन से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है फिनॉल का। क्यों? तो भाई एज बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। हमेशा ये याद रखना बेटा कि अगर एज बॉन्डिंग किसी के पास है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर एज बॉन्डिंग के बाद आप देखोगे वैंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, जिनके वैंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? एज बॉन्डिंग देखोगे, उसके बाद देखोगे वैंडरवॉल फोर्सेस। अगर एज बॉन्डिंग नहीं है तो देखोगे वैंडरवॉल फोर्सेस, और अगर वैंडरवॉल फोर्सेस सेम है तो देखोगे ब्रांचिंग, ठीक है। ये याद रखना कि भाई ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जिसका एज बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। अब भाई वैंडरवॉल फोर्सेस कैसे देखे जाते हैं? तो वैंडरवॉल फोर्स बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है मॉलिक्यूलर वेट से। मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है
जिस भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उसके वंडर वॉल फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। अब मान लो कि कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स है, कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं भाई जिनके वंडर वॉल फोर्सेस सेम है क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो ऐसे केस में हम ब्रांचिंग देखेंगे। ठीक है, हम ब्रांचिंग देखेंगे भाई। जैसे मान लो कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, हम पेज लेते हैं एक, ये दो मॉलिक्यूल है, मान लो मुझे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। दिस इज माई एन ब्यूटेन, ओके, और एक और है मेरे पास प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन और एन ब्यूटेन, इनका मुझे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा भाई? ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो हैवी है, उसका वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। ठीक है, अब मान लो कि कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है, एक एन ब्यूटेन है मेरे पास और एक टर्ड ब्यूटेन है मेरे पास। अब क्या करूँगी मैं? अब किसका ज़्यादा होगा? अब तो आप देखोगे तो दोनों का C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा तो मॉलिक्यूलर वेट सेम आएगा, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी सेम आएंगे। तब मैं क्या देखूंगी पता है? तब मैं देखूंगी ब्रांचिंग। ठीक है, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कैसे? तो भाई अगर वैन डर वाल फोर्स सेम है, देन अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है, ब्रांचिंग देखो, ब्रांचिंग ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, ये चीज़ याद रखो। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर कि भाई जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। यानी एन ब्यूटेन का हमेशा ज़्यादा होगा, एन ब्यूटेन बोल दूँ या हाँ ठीक है, एन ब्यूटेन का हमेशा ज़्यादा होगा। उसके बाद एन ब्यूटेन बोलूँ कि एन पेंटेन बोलूँ? एन पेंटेन का हमेशा ज़्यादा होगा। फिर आएगा आइसोपेंटेन का, फिर आएगा टर्ड पेंटाइल या नियोपेंटेन, वॉटेवर। हाँ नियो, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि नियो में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी ना, और इसमें सबसे कम ब्रांचिंग होगी। सबसे कम ब्रांचिंग वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, जितनी कम ब्रांच उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और तो कुछ इस तरह की रिएक्शंस थी। ठीक है, आई मीन इस तरह की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। किसकी? तो भाई फिनॉल की। ठीक है, तो अब चलेंगे आगे अगले पार्ट पे, जिसमें हम लोग फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से मिलेंगे अगले पार्ट पे। टिल देन, तब तक के लिए ये रिएक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ो और फिर मिलते हैं अगले पार्ट पे। थैंक यू सो मच।